बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की ख़बर की बात करेंगे और आप देखने वालों को ये बताएंगे कि जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान एक मरतबा फिर क्यों अहमियत अख्तियार कर गए हैं। इस ख़बर की डिटेल आपकी खिदमत में पेश करने के बाद आप नाज़रीन को ये बताएंगे कि आज बुध का दिन 13 अगस्त का दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए क्यों भारी पड़ने का इम्कान है। पेशावर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन को क्या हुक्म सादिर फरमाया है और PTI के वकील को करोड़ों रुपए की पेशकश क्यों की गई। कुछ और भी अहम डेवलपमेंट्स हैं, कुछ ख़बरें हैं, उनकी तफसीलात भी वीडियो लॉग में आगे चल के आपके खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, जो नैब की तरफ से बहरिया टाउन की 6 प्रॉपर्टीज़ को नीलाम करने का प्रोसेस शुरू किया गया, जिसमें 3 प्रॉपर्टीज़ नीलाम हुई, जबकि 3 प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो रेट कम मिलने पे उनको उनकी नीलामी मौखर कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी बहरिया टाउन को रिलीफ नहीं दिया और फिर बहरिया टाउन के वकील ने फ़ारूक एच नाइक साहब ने सुप्रीम कोर्ट से रजू किया था। और आपको याद होगा, हमने रात भी अपने वीडियो लॉग में बात की थी कि जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने आज के दिन तक केस की समाअत को मुलतवी किया था। लेकिन आज अमीनुद्दीन ख़ान साहब वाला बेंच नहीं था, बल्कि जस्टिस याहिया फरीदी साहब वाला बेंच था। याहिया फरीदी के साथ जस्टिस शफी सदीकी साहब थे, जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब थे। बहरिया टाउन की नीलामी के ख़िलाफ़ जो आज पटिशन के ऊपर अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ, तो याहिया फरीदी साहब ने और उनके बेंच ने यह मुकदमा सुनने से इनकार कर दिया। याहिया फरीदी साहब के रिमार्क्स ये थे मुकदमा सुनने से इनकार करते हुए कि देखें, मुनासिब ये रहेगा कि यह मुकदमा पहले बेंच के सामने, जिसको जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान हेड कर रहे थे, उसी बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। हालांकि अमीनुद्दीन ख़ान साहब ने जब गुज़श्ता हफ्ते केस की समाअत की थी, यह केस पार्ट हेड नहीं था, अदालती कार्रवाई का, अदालती प्रोसीडिंग का आगाज़ भी नहीं हुआ था। याहिया फरीद साहब अगर चाहते तो ये मुकदमा सुन सकते थे, और जैसे मैंने आपको कहा कि अगर पार्ट हेड केस हो तो फिर तो आप दूसरे बेंच को भिजवा सकते हैं। लेकिन अगर पहली इनिशियल कार्रवाई है तो फिर न जाने आज याहिया फरीद साहब ने इस केस को सुनने से इनकार क्यों किया। जब उन्होंने कहा कि ये बेंच अमीनुद्दीन ख़ान साहब के, ये केस अमीनुद्दीन ख़ान साहब के बेंच में भिजवाएंगे, वही इनको सुने। और साथ में याहिया फरीद साहब ने कहा कि इस हफ़्ते यानी 13 अगस्त तक तो हमारा बेंच है, जिसमें मेरे साथ शफी सदीकी हैं और मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब हैं, तो जुमे के दिन आपका मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर कर देते हैं। तो बहरिया टाउन के वकील ने कहा कि आप इसको 2 हफ्तों तक एडजर्न कर दें। साथ में बहरिया टाउन के वकील फ़ारूक एच नाइक का ये कहना था कि इस केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तफसीली फ़ैसला भी आ चुका है और मैं एडिशनल ग्राउंड्स भी जमा करवाना चाहता हूँ। अदालत ने कहा कि आप एडिशनल ग्राउंड जमा करवा दें। लेकिन जो हैरान कर देने वाली बात थी कि आज जो बहरिया टाउन के वकील थे फ़ारूक एच नाइक साहब, उनकी तरफ से हुक्म इम्तना की कोई इस्तदा तक नहीं की गई। और जब अदालत ने तारीख़ भी नहीं दी तो तारीख़ की बात भी नहीं की गई कि अगली तारीख़ जल्द दे दें, नीलामी का प्रोसेस कर दिया गया है, उसका पोजीशन देने का जो है वो अमल वो शुरू हो जाएगा, कोई बात नहीं की गई। जो याहिया फरीद साहब ने कहा इनकार है, ठीक है जी, इनकार कबूल है। अब यह केस जाएगा अमीनुद्दीन ख़ान साहब के बेंच में, जिसमें जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान साहब भी हैं, जिसमें जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब भी शामिल थे। हालांकि अगर आज अफरीदी साहब चाहते तो 11:30 बजे या 12 बजे मुकदमा समाअत के लिए लग सकता था, क्योंकि अमीनुद्दीन ख़ान साहब, नईम अख्तर अफ़गान साहब का बेंच दस्तियाब है, यानी दोनों जजेस दस्तियाब हैं। गुल हसन साहब या अफरीदी साहब के बेंच में बैठे हैं। तो जब दोनों बेंचेस अपने आज के रूटीन के केसेस सुन लेंगे, उसके बाद तो ये 3 जज बैठ के आज भी सुन सकते थे, लेकिन आज का बेंच नहीं बना। लेकिन आज के अदालत के ऑर्डर के बाद, ये मुकदमा सुनने से इनकार के बाद, एक मरतबा फिर जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान साहब वाला जो बेंच है वो दोबारा अहमियत अख्तियार कर गया है। अब देखते हैं दोबारा कब समाअत होती है, कब की तारीख़ आती है। 2 हफ्तों तक की एडजर्नमेंट तो बहरिया टाउन के वकील ने मांग ली, तो ये तीसरे हफ्ते कहीं जाके लगेगा। लेकिन जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान के जो रिमार्क्स थे, जिस बेंच के सामने ये केस गया है दोबारा, वो मैंने पहले भी आपको बताया था कि तहरीक इंसाफ के लिए, माज़रत तहरीक इंसाफ कहाँ से आ गई,
बहरिया टाउन के लिए जो है वो बड़े हौसला अफजा थे, जिसमें नई अख्तर खान साहब ने कहा था कि जब प्ली बार्गेन ख़त्म हो गई, जिसने प्ली बार्गेन किया बहरिया टाउन के मलिक रियाज के बेटे जैन मलिक ने, जब वो इनकार कर रहे हैं तो अब तो फिर ट्रायल होगा, ट्रायल के बाद फिर आप प्रॉपर्टी नीलाम करने का प्रोसेस कर सकते हैं, उससे पहले तो नहीं हो सकता। तो देखते हैं, अफरीदी साहब इनकार कर गए और अमीनुद्दीन खान साहब का बेंच अब अहमियत अख्तियार कर गया है। क्या फ़ैसला आता है, क्या तारीख आती है, ये फिर आपको फिर किसी दिन जब भी इस केस की समाअत होगी आपके साथ तफसीलात शेयर करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन, एक 9 मई के केसेस के हवाले से भी एक डेवलपमेंट है कि जो लाहौर की अदालत ने 9 मई का जो फ़ैसला सुनाया है उसमें सनम जवेद और आलिया हमज़ा के अरेस्ट वारंट जारी कर दिए गए हैं और शादमान थाने के SHO को कहा गया है कि ये दोनों मुलज़मा जो कि ज़मानत के बाद अदालत में पेश होती थी, लेकिन जब फ़ैसला सुनाने का वक्त आया तो ये मुलज़मा दोनों पेश नहीं हुई ख़वातीन, तो लिहाजा इनको गिरफ़्तार करके सेंट्रल जेल जो लाहौर है वहाँ पे इनको जो है वो भिजवाया जाए, इनको कैद वहाँ पे किया जाए। लेकिन एक और चीज़ भी रिपोर्ट हो रही है कि 9 मई के केस में ATC अदालत लाहौर ने जिन PTI के लोगों को कन्विक्ट किया है, यास्मीन राशिद साहबा, मियाँ महमूद रशीद साहब, इजाज़ चौधरी साहब, सरफराज चीमा साहब या फिर आलिया हमज़ा, सनम जवेद, आयशा भुट्टा हैं शायद, तो इनकी प्रॉपर्टी भी ज़ब्त करने का हुक्म दिया गया है। मेरा इस पे ये है कि ये प्रॉपर्टीज़ सिर्फ उसी सूरत में ज़ब्त होंगी जो जुर्माना किया गया है इन मुलज़मान को, अब तो ये मुजरम हो चुके हैं, अगर ये जुर्माना अदा नहीं करते तो 6 माह की तो सज़ा इनको इजाफी काटना पड़ेगी, और उस 6 माह के बाद भी अगर ये जुर्माना अदा नहीं करते तो जुर्माना अदा ना करने की सूरत में, जो कि दरअसल कानूनी लफ्ज़ हरजाना होता है, अगर वो हरजाना अदा नहीं करते तो फिर इनकी प्रॉपर्टी अपना ज़ब्त करने का प्रोसेस शुरू हो सकता है। अब आ जाते हैं कि आज 13 अगस्त मंगल का दिन तहरीक इंसाफ के लिए क्यों भारी है। 9 मई के केसेस में तो तहरीक इंसाफ के MPA, MNA और सेनेटर हजरात जो हैं वो डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं, लेकिन जो शेख वकास अकरम साहब हैं तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल, जिनके खिलाफ 40 दिन तक मुसलसल कौमी असम्बली से गैर हाज़िर रहने पे एक रेजोल्यूशन कौमी असम्बली में नौशीन इफ्तिखार साहबा ने, नून लीग की खातून ने जमा करवा दी है। आज ये रेजोल्यूशन कौमी असम्बली के का जो एजेंडा है उसका हिस्सा है। वैसे तो आज तो कौमी असम्बली के इजलास में जो मार्का हक है, जो ऑपरेशन बनियानुम मरसूस है, उसके ऊपर डिबेट की जाएगी, उस पर बहस की जाएगी। भारत को शिकस्त दी गई, पाकिस्तान की अफवाज ने भारत के ख़िलाफ़ तारीखी कामयाबी हासिल की, लेकिन आज के इजलास के एजेंडे में शेख वकास अकरम के ख़िलाफ़ जो रेजोल्यूशन है उसकी काउंटिंग का एजेंडा भी शामिल है। तो आज हो सकता है कि स्पीकर अयाज सादिक की तरफ से शेख वकास अकरम के ख़िलाफ़ जो रेजोल्यूशन है उसको पेश कर दिया जाए और उस पर काउंटिंग करवाई जाए, और अगर आज काउंटिंग हो जाती है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक और रुकने असम्बली से आज नेशनल असम्बली से महरूम हो सकती है। वैसे नाज़रीन, 9 मई के हवाले से जो फ़ैसले आए हैं, इन फ़ैसलों से मुतल्लिक़ हम अपने वीडियो लॉग में बात करते रहे कि एक सर्टन मुद्दत के अंदर अगर ये अपीलें दायर नहीं करेंगे तो ये डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे और ये फ़ैसला हतमी हो जाएगा और ये अपील इनकी टाइम बार्ड हो जाएगी। तो कुछ हमारे साथियों का ये कहना है कि चूँकि गर्मियों की छुट्टियाँ चल रही हैं लाहौर हाई कोर्ट में, तो गर्मियों की छुट्टियों में जो टाइम बार्ड का पीरियड है वो स्टार्ट नहीं हुआ है, यानी आप गर्मियों की छुट्टियों में अपील अगर दायर नहीं करते तो आपकी अपील ज़ायदुल मियाद नहीं हो सकती। मैं किसी क्रिमिनल लॉ के लॉयर के साथ बात करके इस पर आपको ज़रूर एजुकेट करूँगा, आपको अपडेट करूँगा क्या वाकई ऐसा है, क्योंकि मेरी जो एक्सपीरियंस है ये तो फिक्सेशन की बात हो सकती है कि गर्मियों की छुट्टियों में आपकी अपील समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो रही, लेकिन फाइलिंग के ऊपर गर्मियों की छुट्टियों का इतलाक़ नहीं हो सकता। लेकिन मैं आप खुद भी एजुकेट हूँगा और आपको भी एजुकेट करूँगा। अब आ जाते हैं जो तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पे पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया है। नाज़रीन, गंडापुर साहब खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला, उनकी तरफ से एक दरख्वास्त जो है वो पेशावर हाई कोर्ट में दायर की गई। उस दरख्वास्त में जवाब क्या बनाया गया कि देखें, हमारे जो अरकान हैं उन्हें इलेक्शन कमीशन ने आज़ाद डिक्लेयर कर दिया है। हमने तो अपने नॉमिनेशन पेपर में आज़ाद नहीं लिखा था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लिखा था। और दूसरी दरख्वास्त ये है कि मखसूस नशिस्तों के अरकान से गवर्नर ने हलफ क्यों लिया है। ये हलफ लेने से तो स्पीकर KP असम्बली समाती साहब ने इनकार नहीं किया था,
तो ये मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान ने जो हलफ लिया है ये गैर कानूनी है, गैर आइनी इसको करार दिया जाए। तो इस पर पेशावर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच बना, जिसमें जस्टिस अरशद अली और जस्टिस फ़ारूक जमशेद शामिल थे। इस बेंच ने समाअत की तो एक तो गंडापुर साहब के वकील थे, उन्होंने कहा कि यह दरख्वास्त हमारी आज़ाद अरकान करार देने के ख़िलाफ़ है और हमने मखसूस अरकान का जो हलफ है उसको भी चैलेंज किया है। लेकिन इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा गया कि ये जो दरख्वास्त आई है गंडापुर की तरफ से ये नाकाबिल समाअत है, ये आप इसके ऊपर समाअत नहीं कर सकते। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, अब सरकार के वकील हैं, सूबे के वकील हैं, उनकी तरफ से कहा गया कि सबसे पहले तो पेशावर हाई कोर्ट को जो आज़ाद डिक्लेयर करने का मामला है कि तहरीक इंसाफ के लोगों को आज़ाद डिक्लेयर कर दिया गया, इस केस का अदालत पहले फैसला सुनाए और बाकी केसेस को भी यकजा करके फैसला सुनाया जाए। तो पेशावर हाई कोर्ट ने इस पर ऑब्जर्वेशन ये दी है 2 रुकनी बेंच ने कि ये अदालत फ़ैसला करेगी कि कौन सा फ़ैसला पहले सुनाना है या तमाम दरख्वास्तों का फ़ैसला एक साथ सुनाना है। लेकिन पेशावर हाई कोर्ट ने इन दरख्वास्तों पे एक तो इलेक्शन कमीशन का जो एतराज़ था कि ये नाकाबिल समाअत दरख्वास्तें हैं, उस पर इलेक्शन कमीशन से कहा कि आप अपना जवाब जमा करवा दें और बताएं कि ये दरख्वास्तें नाकाबिल समाअत क्यों हैं। और साथ में पेशावर हाई कोर्ट ने कहा कि हम इस पे जो अटर्नी जनरल हैं उन्हें भी अदालती मामलत का कानूनी पॉइंट पे, आइनी पॉइंट पे अदालती मामलत का नोटिस भी कर रहे हैं। तो ये भी एक डेवलपमेंट हुई है पेशावर हाई कोर्ट से। इसके अलावा नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के किस वकील को करोड़ों की पेशकश हुई है, अब इस खबर पे आ जाते हैं। वैसे आपको बताते जाएं कि कल असद कैसर साहब ने जो एक नुक्ता कौमी असम्बली में उठाया था कि जो मिलिट्री कोर्ट से सज़ाएँ होती हैं उन सज़ाओं के ख़िलाफ़ अपील के लिए, राइट ऑफ अपील के लिए कानून में लेजिस्लेशन की जाए। तो उस पर अयाज सादिक साहब ने कहा था कि अगले हफ्ते आपका जो ये बिल है ये एजेंडे पे आ जाएगा। लेकिन वजारत कानून का ये कहना है कि ये बिल वजारत कानून में भी तैयार हो रहा है, इस बिल का मुसवदा, और हो सकता है कि जो असद कैसर साहब चाह रहे हैं कि मिलिट्री कोर्ट्स के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ मुल्ज़मान को राइट ऑफ अपील हो, इस पे सरकारी बिल भी कौमी असम्बली के एजेंडे पे आ सकता है। इस बिल के ऊपर गौर व खौज किया जा रहा है, इस बिल पे मुशावरत जारी है। यानी सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की रोशनी में वजारत कानून मिलिट्री कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ राइट ऑफ अपील देने के लिए काम कर रही है। ज़राए इस खबर की तस्दीक कर रहे हैं। अब आते हैं कि PTI के किस वकील को करोड़ों रुपए की पेशकश की गई। ये नाज़िम मामला है, कल जो कौमी असम्बली में जब लतीफ़ खोसा साहब की बात हुई कि ये कहते हैं कि जो अदालती फ़ीसेस हैं सुप्रीम कोर्ट की, टिकट्स की, चालान की, वो बढ़ा दी गई हैं। तो उस पर अयाज सादिक साहब ने अज़राए मजाक लतीफ़ खोसा साहब से पूछा कि खोसा साहब आप बतौर वकील कितनी फ़ीस लेते हैं, आज चलें ये तो बताएं आप। जिस पे लतीफ़ खोसा साहब ने ऐवान में ये बताया, अपनी फ़ीस का नहीं बताया। उन्होंने कहा ये जो हनीफ अब्बासी साहब हैं मुस्लिम नवाज़ के रहनुमा, इनके ख़िलाफ़ मुझे केस लड़ने के लिए 5 करोड़ की पेशकश की गई थी फ़ीस की मद में कि आप 5 करोड़ फ़ीस लें और हनीफ अब्बासी के ख़िलाफ़ पेश हों। लेकिन चूँकि लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि ये सियासी मुकदमा था तो मैंने ये केस लेने से इनकार कर दिया था। अब वकला के फ़ीसेस पे एतराज़ हैं कि 250 वाली फ़ीस 2500 क्यों कर दी गई है, 500 वाली फ़ीस 5000 क्यों कर दी गई है। फिर तो वो वज़ीर कानून की बात ठीक है कि 1990 में अगर आप लाख रुपए फ़ीस लेते थे, आज आप 1 करोड़ रुपए फ़ीस लेते हैं, तो फिर ये कोर्ट फ़ीसेस के इजाफे के ऊपर तो फिर जवाज़ नहीं बनना चाहिए। फिर इस पे अयाज सादिक साहब ने जब उन्होंने कहा ना कि 5 करोड़ की मुझे पेशकश की गई थी, तो अयाज सादिक साहब ने अज़राए मजाक जनाब लतीफ़ खोसा साहब से कहा कि आप इतनी भारी भारी करोड़ों रुपए में फ़ीस लेते हैं तो कभी हमें कोई खाना शाना भी खिला दिया करें। तो लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि जब आप कहें हजूर खाना आपके लिए हाज़िर है। तो फिर अयाज सादिक साहब ने कहा कि मैं तमाम अरकान से कहूँगा, ऐवान के अरकान को, कि लतीफ़ खोसा साहब से खाना खाएँ, इनसे खाना मांगे, ये बड़ी तगड़ी फ़ीसें लेते हैं, बड़ी भारी फ़ीसें लेते हैं। वैसे नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के हवाले से आपको बताते चलें कि तहरीक इंसाफ इनकारी तो है, इनकार तो कर रही है, लेकिन ख़बर यह है कि तहरीक इंसाफ राब्ते में आ चुकी है। तहरीक इंसाफ हुकूमत के साथ राब्ते में है और एक ख़दशा भी है तहरीक इंसाफ को। इस पर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लॉग में डिटेल से बात करेंगे। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।